वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। देखिए, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में। यूपी स्पेशल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RO सबके लिए, जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सहारनपुर है। यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा किस किस के बारे में। देखो, सबसे ऊपर कौन सा है, ये सहारनपुर है, फिर शामली, फिर मुजफ्फरपुर, फिर बिजनौर। यहाँ पर ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है। भारत के पास जो इसकी स्थिति है वो ये है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पहले तो आपको मैप थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाए, ताकि अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको पता हो। तो सबसे ऊपर क्या है, ये सहारनपुर है, फिर शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर उत्तराखंड के बाद ये बागपत, मेरठ, ठीक है, ये गाजियाबाद है, ये गौतम बुद्ध नगर, ये अलीगढ़ है, ये मथुरा है, हाथरस है, आगरा है, ठीक है। उसके बाद ये ललितपुर है और ये सोनभद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिहार है। तो इस तरीके से आप ये एक बार मैप को देख लीजिए। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट वाइज। इम्पोर्टेंट सब कुछ देखना है और 1 घंटे में हमें इसको ख़त्म करना है, जितना जल्दी हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम राजनीतिक प्रशासन के बारे में देखते हैं। देखिए, अप्रैल 1937 में ब्रिटिश राज के समय संयुक्त प्रांत के नाम से यूपी को जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। कब किया गया था? 1950 में। फिर उसके बाद है 1858 तक इस उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही है। 1858 से 1921 तक राजधानी इलाहाबाद रही है और 1921 से अभी तक राजधानी लखनऊ रही है। 1921 को यूपी में विधान परिषद का गठन हुआ था। उसके बाद 9 नवंबर, इम्पॉर्टेंट है, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। 13 जिले, कितने? 13 जिले को अलग करके पृथक उत्तरांचल, बाद में 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया था। तो उत्तरांचल रखा हुआ था सबसे पहले, फिर 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या किया रखा था? उत्तराखंड। उसके बाद राज्य विधानसभा की प्रथम गठन कब हुआ था? 1937 में। दिल्ली NCR में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो दिल्ली NCR में 7 जिले सम्मिलित हैं। वो है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत। उसके बाद है ये 2016 है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे उसके बाद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। कौन थे? श्री चंद्रभाल। देखिए, उत्तर प्रदेश में कई अजीब से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार इन सबको आप देख के रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे चंद्रभाल। और उत्तर प्रदेश की जो राज्य प्रतीक है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता दूं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली और तीर धनुष है। 1938 में स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, या इसको टेशु भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो हिंदी है, 1947 में इसको ऐड किया गया था। उसके बाद अपनाया गया था। उसके बाद जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो उर्दू है, जिसे 1989 में अपनाया गया था। ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है 1947 में, और जो द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है, जिसको 1989 में अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता था? नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब उसके बाद देख लेते हैं जिलों की संख्या। प्रशासनिक इकाई में देखें तो जिलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 75। प्रशासनिक इकाई में जिलों की संख्या 75 है। मंडलों की संख्या 18 है। 18वां मंडल है अलीगढ़। आर्थिक संभाग क्षेत्र मतलब इकोनॉमिक जोन कितने हैं? 4 है। नगरों एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? 915। नगरों एवं नगर समूह की संख्या है 915। ग्राम पंचायत, और ये देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप नगर परिषद देख लीजिए, 193 है। नगर परिषद कितनी है? 193 है। नगर निगम कुल 16 है।
नगर परिषद 193, नगर निगम 16। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी पद से ये सुशोभित हुए हैं। तो कौन से रहे हैं ये? नारायण दत्त तिवारी। प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? चित्रकूट, महोबा तथा श्रावस्ती। प्रत्येक में कितनी? 2-2 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती। कौन सा है? चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती। सब में कितनी है? 2-2 विधानसभा सीटें हैं। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होने का भी जिनको गौरव प्राप्त हुआ था। उसके बाद है मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। कौन रहे हैं? मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव मिला है। कौन से विधानसभा अध्यक्ष थे? विधानसभा अध्यक्ष थे बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला है। उसके बाद 17वीं विधानसभा के जो विपक्ष के नेता थे वो कौन थे? राम गोविंद चौधरी। ये समाजवादी पार्टी के हैं और वर्तमान में 7वें लोकायुक्त। ये नहीं देखना है हमें, उसमें ये देखना है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगा था? तो 25/2/1968 से 1969 में पहली बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा था। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविंद खैर व केसरीनाथ त्रिपाठी बने। कौन कौन? आत्मा राम गोविंद खैर और केसरीनाथ त्रिपाठी 3-3 बार बने हैं। उसके बाद इसमें कुछ तिथियों पर आधारित मुख्य प्रश्न है। तो राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था अपनाई जाती है 2006 से। राज्य में भूजल दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? यह उच्च न्यायालय की स्थापना यूपी में की गई थी 1866 में। पारिवारिक मामलों हेतु परिवार न्यायालयों की शुरुआत की गई थी 1984 में। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 का जो था वो 1 जुलाई 1992 को लागू हुआ था। उसके बाद विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404, जिसमें 403 निर्वाचित है, 1 मनोनीत है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 80 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 31। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है इलाहाबाद। सबसे बड़े मंडल कानपुर और लखनऊ है। सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? कानपुर और लखनऊ। सबसे छोटा मंडल है सहारनपुर। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? सहारनपुर। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार जो सेंट्रल जेल है वो बरेली में है। राज्य में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। यूपी की प्रथम और एकमात्र महिला राज्यपाल कौन रही है? वो सरोजिनी नायडू। और अब ये थोड़ा सा ये होगा, अब यहाँ पर आनंदीबेन पटेल भी हो गई। तो प्रथम जो महिला राज्यपाल रही है वो कौन रही है? सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? राम नाईक। ये गलत है, यहाँ पर अब राज्यपाल चेंज हो गए। तो भौतिक संरचना देख लेते हैं। तो भौतिक संरचना में यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928। सीधा ऐसे ही याद कीजिएगा, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जो पीछे वाली डिजिट है ये जरूर याद रखिएगा 928, क्योंकि यहाँ पर 27, 28, 26 इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जरूर याद कर रखना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उसके बाद है यूपी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई व सीतापुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? खीरी, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई व सीतापुर।
उसके बाद है सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं, तो वो है हापुड़, गाजियाबाद, भदोही व शामली। सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। उसके बाद सबसे कम में हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावरतराई क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र को मैदानी या गंगा यमुना के मैदान का दुआव कहा जाता है। ग्लोब पर इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। तो देखिए 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, इसको आप जरूर याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश। उसके बाद 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 24 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। उसके बाद इस राज्य में पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 240। तो मतलब ये हो गई आपकी 650 और ये हो गई आपकी 240। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 240। कितनी, 650 240, 650 240। ऐसे 2-3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। प्रदेश से सटे हुए राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य हैं, 1 संघ राज्य है और 1 इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगती है, वो भी हम देख लेंगे। आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सटे हुए जिले हैं। कौन कौन से, आगरा एवं मथुरा राजस्थान से सटा हुआ, जैसा कि हमने पहले देखा था मैप में। एक बार हम मैप देख लेते हैं। ये है आगरा, ये है मथुरा और यहाँ पर है राजस्थान। सो आगरा और मथुरा। उसके बाद अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध नगर भी है यहाँ पर। तो आगरा, मथुरा और ये राजस्थान से सटे हुए सिटी है। उसके बाद है सोनभद्र से सटे हुए राज्यों की संख्या 4 है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, एक बार वो मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में। तो देखिए प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर, ये सोनभद्र है, सबसे दक्षिण सोनभद्र है, सबसे उत्तरी है सहारनपुर, सबसे पूर्वी यहाँ पर है, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली है। देखिए ये शामली, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र और सबसे पश्चिमी पूर्वी बलिया। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को, जिसके 11 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं, ये आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड को, 7 बिहार को स्पर्श करते हैं। कितने, 7 जिले उत्तराखंड को और 7 बिहार को स्पर्श करते हैं। नेपाल को स्पर्श, नेपाल देखिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई हो। नेपाल को प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। कितने, 7 जिले। कौन कौन से हैं वो, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर पीलीभीत। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये हमने मैप में देखा। उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक भाग है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। ठीक है, खादर क्षेत्रों को नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने के कारण यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण किया गया है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है। बुंदेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं हम इसे। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, देखिए ये आपकी मेंस में भी काम आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, सुदूर दक्षिणी क्षेत्र, मिर्जापुर के गंगा क्षेत्र का भी दक्षिणी भाग सोनभद्र के कुछ भाग में सम्मिलित है। उसके बाद यह है कि प्राचीन पठार नीस चट्टानों से निर्मित है, इसीलिए इसे बुंदेलखंड नीस कहते हैं। जलवायु देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है 184.7 सेंटीमीटर। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद
संभावित वर्षा की जो अवधि है सर्वाधिक गोरखपुर में 56 डेज में, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन ही वर्षा यहाँ पर होती है। प्रदेश में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से ही होती है। बांदा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है और ये 1987 में सर्वाधिक यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया था, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद है प्रदेश की कुल भूमि आर्द्र भूमि का 5.15% है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक तापमान होने का मुख्य कारण है कर्क रेखा के नजदीक होना। सबसे कम आर्द्र भूमि वाले जिले बागपत और हाथरस है। सबसे कम आर्द्र भूमि वाले जिले बागपत और हाथरस है और सर्वाधिक सोनभद्र है। मृदा अपरदन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र में कहीं कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे करेल या कपासी मिट्टी कहते हैं। प्रदेश के अलीगढ़, एटा, मैनपुरी व कानपुर जिलों में लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर जिलों में लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली व दक्षिणी इलाहाबाद में, ये क्वेश्चन आ चुका है, दक्षिणी इलाहाबाद में कैसी मृदा मिलती है? लाल मृदा मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली व दक्षिण इलाहाबाद में। थोड़ा सा इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली व दक्षिणी इलाहाबाद में लाल मृदा मिलती है। उत्तर प्रदेश के जलीय अपर्दन का वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन का वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। उसके बाद क्या है? परत अपर्दन। परत अपर्दन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता है और खेत की जो उर्वरकता है वो कम होती जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किसान की मौत। किसान की मौत कहते हैं। अवनालिका क्षरण से उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल जिले क्षेत्र का जो इटावा है सर्वाधिक प्रभावित है। कौन सा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चंबल क्षेत्र है और इटावा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है लवणीय एवं क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लवणीय या क्षारीय मृदा को ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह के नाम से जानते हैं। सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि रेह क्या है, किस मृदा को रेह बोला जाता है। उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा को परवा या पड़वा, माड़ या भांड मृदा या राकड़ मृदा व भोंडा मृदा पाई जाती है। कौन सी? लाल मृदा, परवा, मार, राकड़ या भोंडा मृदा पाई जाती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित है। कौन से? वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिले सर्वाधिक प्रभावित है। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है हिमालय का तराई प्रदेश। जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? हिमालय का तराई प्रदेश। कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड तथा मध्य क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड तथा मध्य क्षेत्र है। प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार के कुल जोतों का आकार कितना है? 76.87%। कपास की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर? लखनऊ में। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र है लखनऊ में। प्रदेश के 3 कृषि निर्यात जोन है, वो कौन कौन से है? लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। कौन कौन से है? लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। उसके बाद है भारत के लगभग 90% मेंथा ऑयल का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। मेंथा ऑयल सिवाला के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। किससे? सिवाला के पत्तों से मेंथा ऑयल प्राप्त किया जाता है। 1960 में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून पारित हुआ था। सीलिंग कानून कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सीलिंग कानून 1960 में पारित हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को कितने 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है और सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब की है। किसकी है? गंगा घाघरा दोआब की है। गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है और सर्वाधिक उत्पादकता
गंगा घाघरा दोआब की है। गंगा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कपास की खेती गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर? रुहेलखंड एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में होती है और गंगा यमुना दोआब में होती है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी इसकी खेती की जाती है। प्रदेश की अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में। प्रदेश में आम की प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है जैसे अल्फांसो, नीलम और दशहरी। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नवाब आम के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में अमरूद की प्रजातियां जैसे करेला, धौलका, लखनऊ 49, ललित सुरखा और इलाहाबादी सफेदा। केले की प्रजाति चीनी, चंपा, दूध सागर, अल्फान व अधेश्वर है। इलाहाबाद में प्रदेश का पहला केला पकाने वाला संयंत्र लगाया गया है। कहाँ पर? इलाहाबाद में केला पकाने वाला संयंत्र लगाया गया है। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला अग्रणी है। आलू का जो निर्यात जोन है वो आगरा में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी और अदरक का उत्पादन होता है। किस का? हल्दी और अदरक का। महुआ में पान की खेती होती है। महुआ में 1981 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। प्रदेश में कुल 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। ठीक है, 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं और हमने देखा था 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है और प्रदेश में कुल 8 मृदा समूह है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। 9 कृषि जलवायु प्रदेश, 20 कृषि पारिस्थितिकीय प्रदेश और 8 मृदा समूह क्षेत्र। कुल कार्यशील जनसंख्या का कृषक 2011 की जनगणना में देखा जाए तो कृषक 29% है, 29% है और कार्यशील जनसंख्या में कृषि श्रमिक हैं 30.3% है। सस्य गहनता 2008-9 की नहीं देखनी है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु है, 13.41% है। कुल पशुधन में गाय और भैंस, गाय 10.6% और भैंस 19.1% है, मतलब भैंसें ज्यादा है। भावरी झांसी में पशु चारा केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पर? भरारी झांसी में पशु चारा केंद्र स्थापित किया गया है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगर हम दुग्ध उत्पादन में देखें तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ऑपरेशन फ्लड 1973 में ऑपरेशन फ्लड कहाँ चलाया गया? तब वाराणसी, मेरठ और बलिया में। VMB या फिर VBM जो भी आपको ठीक लगे, एक इसका कुछ कोड बना लीजिएगा VBM, तो ये हो जाएगा वाराणसी, बलिया, मेरठ में चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। कहाँ पर? वाराणसी, मेरठ और बलिया में। उत्तर प्रदेश में ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1973 में। अब उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कुछ विभिन्न जो नीतियां हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको भी। चकबंदी कार्यक्रम योजना शुरू की गई है 1954 में। आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई थी 2008 में। किसान मित्र योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 18 जून 2001 को। किसान बही योजना 1992 में और किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी 1998 में और उस समय तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वो थे यशवंत सिन्हा। कृषि नीति 2005 में और राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति के आधार पर ये घोषित की गई थी और कृषि नीति का जो कृषि विकास लक्ष्य था वो 4% करना था। उसके बाद नई कृषि नीति आई। नई कृषि नीति 2013 में आई और जो नई कृषि 2013 में आई इसमें कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि करना है। उसके बाद कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 को आरंभ की गई थी और कृषि बीमा योजना 2010 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिटरी मार्ट योजना। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने वाले जो थे व्यक्ति, उनको मैला ढोने से पर रोकने के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मुहैया कराना। उसके बाद किसान रथ सेवा शुरू हुई थी 2010-11 में।
अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कृषि निर्यात जोन। तो आम और आलू निर्यात के लिए 3 जोन बनाए गए। कौन कौन से जोन हैं वो? एक आगरा है, आगरा से आलू, लखनऊ से आम और सहारनपुर से आम। आगरा से आलू, लखनऊ से आम और सहारनपुर से आम। तो 3 निर्यात जोन कौन कौन से? आगरा, लखनऊ और सहारनपुर। कृषि पार्क है, कृषि पार्क कहाँ कहाँ पर है? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में। कौन कौन से पार्क, कृषि पार्क कहाँ कहाँ पर है? हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में है। खाद्य पार्क है, खाद्य पार्क है नोएडा में। उसके बाद है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है धान, मक्का, गेहूं। उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना में प्रथम स्थान है। मांग न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल है कौन? मूंग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मूंग न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का विक्रय अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश किस किस में प्रमुख है? प्रथम है तो गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू, कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। उसके बाद है राज्य में गजेटियर लिखने की शुरुआत हुई थी 1957 से। और उसके बाद है 1954 में चकबंदी योजना लागू की गई थी। सीलिंग कानून, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सीलिंग कानून में अधिकतम जो निर्धारित सीमा थी वो 18 एकड़ थी। और कब लागू हुआ था सीलिंग कानून? 1960 में सीलिंग कानून लागू हुआ था। उसके बाद शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। नदी तंत्र की बात करें तो प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। कहाँ से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। तो इस तरीके से प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अववाह तंत्र पाया जाता है। कौन सा अववाह तंत्र पाया जाता है? समानांतर अववाह तंत्र पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित रहती है। गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। कौन सी गंगा? रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में। मेजा जलाशय मेजा बांध नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। किस पर? बेलन नदी पर। मौदहा एवं मूसा कहंद बांध क्रमशः ब्रह्मा नदी एवं कर्मनाशा नदी पर बनाए गए हैं। तो मूसा बांध कहाँ पर बनाया गया है? वो कर्मनाशा नदी पर। और मौदहा बांध बनाया गया है ब्रह्मा नदी पर। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई की नहरें रायबरेली में है। कहाँ पर है सबसे अधिक लंबाई की नहरें? वो रायबरेली में है। प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। उसके बाद गंगा के बारे में देखें तो शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार में पहली बार प्रवेश करती है और फिर बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। हल्दिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। यह राज्य के 28 जिलों में बहती है। गंगा राज्य के 28 जिलों में बहती है। उसके बाद यमुना, तो यमुना प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिलती है यमुना से। उसके बाद बांदा के पास केन नदी यमुना में मिल जाती है। बांदा में भोजहा नामक स्थान पर केन नदी यमुना से मिलती है। और यमुना यूपी में 19 जिलों में बहती है। 19 जिलों में बहती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। गंगा कितने जिलों में बहती थी? 28 जिलों में। उसके बाद शारदा या काली नदी, तो शारदा नदी ये सर्वप्रथम पीलीभीत से जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घग्गरा नदी में ये मिल जाती है। उसके बाद गोमती का उद्गम क्षेत्र पीलीभीत है। पीलीभीत के फुल्लर झील से गोमती निकलती है और गाजीपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। चंबल का उद्गम है जानापाव पहाड़ी इंदौर। काली सिंध, पार्वती, बनास आदि इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? काली सिंध, पार्वती, बनास। इटावा में लगभग 40 किलोमीटर दूर यह यमुना में मिल जाती है। घाघरा यह तिब्बत के पठार चाचुंगो हिमनद से निकलती है और यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घघरा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? पर्वतीय क्षेत्र में करनाली और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है।
अयोध्या में यह नदी सरयू कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में राप्ती इस नदी से मिल जाती है तथा छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। राप्ती नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है। राप्ती नदी नेपाल के रुकमकोट नामक स्थान से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है रोहिणी। यह प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहज के समीप घाघरा में मिल जाती है। उसके बाद हम बेतवा की बात करें तो बेतवा का जो उद्गम है वो भोपाल के दक्षिण पश्चिम से है। बेतवा ललितपुर, झांसी, जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। केन की बात करें तो केन कैमूर पहाड़ियों की उत्तरी ढाल से निकलती है। केन का उद्गम जो होता है कैमूर पहाड़ियों की उत्तरी ढाल से होता है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना में केन मिलती है। कहाँ पर केन मिलती है? बांदा में भोजहा के निकट। उसके बाद टोंस का उद्गम मेहर के निकट तमसा कुंड में होता है। टोंस का उद्गम मेहर के निकट तमसा कुंड से होता है। यह सिरसा इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। उसके बाद नदी जोड़ो परियोजनाओं में से देखिए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 25 अगस्त 2005 को केन एवं बेतवा नदी जोड़ो परियोजना संबंधी पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत मध्य प्रदेश में पन्ना के निकट केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जहां से नहर द्वारा पानी बेतवा नदी में लाया जाएगा, जो झांसी के निकट बेतवा से मिलेगी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि नदी के किनारे जो नगर बसे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो गंगा के किनारे बसा हुआ गढ़मुक्तेश्वर, कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, श्रृंगवीरपुर, इलाहाबाद, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया, गाजीपुर, इलाहाबाद, सिरसा, कानपुर, बिठूर और उसके बाद है ये फतेहगढ़। ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये गंगा के किनारे बसे हुए हैं। यमुना के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? तो ये बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, बटेश्वर, आगरा, बागपत, वृंदावन ये सब यमुना के किनारे बसे हुए हैं। गोमती के किनारे बसे हुए नगर कौन कौन से? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। कौन कौन से? लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। सरयू, अयोध्या, गोला और बड़हलगंज। तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है गोरखपुर। इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्रकूट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है कि चित्रकूट मंदाकिनी नदी या पैसिविनी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे? मंदाकिनी या पैसिविनी नदी के किनारे बसा हुआ है। रामगंगा नदी के किनारे बसा है मुरादाबाद। सई, प्रतापगढ़, सोनभद्र, सोन नदी के किनारे बसा हुआ है सोनभद्र और हिंडन के किनारे बसा हुआ है गाजियाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंचाई में देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में नलकूप सबसे पहले, फिर उसके बाद नहर और उसके बाद तालाब, झील, कुएं आदि से होती है। तो नलकूप से 71.2% सिंचाई की जाती है। उसके बाद है पूर्वी यमुना नहर का निर्माण। 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ था। उसके बाद 1840 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था। प्रदेश के पूर्वी भाग में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। कहाँ पर? प्रदेश के पूर्वी भाग में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा ही होती है। 1930 में सर्वप्रथम मेरठ से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ था। निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 से शुरू की गई थी। तो पूर्वी यमुना नहर 1830 से राज्य की सबसे पुरानी नहर है। यह फैजाबाद, सहारनपुर नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है। उसके बाद 1840 में ऊपरी गंगा नहर, इसे हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला जाता है। किससे? दाहिने किनारे से निकाला जाता है। उसके बाद निचली गंगा नहर 1878 में शुरू की गई थी। यह नहर नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान से निकाली गई और इसकी कुल लंबाई 8,800 किलोमीटर है। शारदा नहर
यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। कौन सी सबसे बड़ी नहर प्रणाली है? शारदा नहर। यह नहर नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। रानी लक्ष्मीबाई नहर बांध नहर यह नहर झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर बनाई गई है। रेहंद घाटी परियोजना सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर है। केन नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बेतवा नदी से झांसी के परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। हथनी कुंड बैराज यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यमुना नदी पर 1872 में सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 में हथनी कुंड बैराज परियोजना शुरू की गई थी। और ये किस किस के बीच में समझौता है? तो 1994 में ये समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच में हुआ था। उसके बाद है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड किस के बीच? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच में 1:2:1 का लाभ यहाँ पर ये दिया गया है। और मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है। किस पर? बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है। गोकुल बैराज परियोजना आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या निपटने के लिए। लव कुश बैराज परियोजना कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। आगरा बैराज परियोजना आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। और गंगा जल परियोजना ये दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप बिहार में इसका निर्माण हुआ है। अन्य तथ्य देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 28% भाग असिंचित है। कितना? 28% भाग असिंचित है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है? रामगंगा बांध। अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला जिला हमीरपुर है। प्रदेश में नहरों की सबसे अधिक जो लंबाई है वो रायबरेली में है। प्रदेश में नहरों की सबसे अधिक लंबाई रायबरेली में है। प्रदेश में नहरों की सबसे कम जो लंबाई है वो ज्योतिबा फूले जिले अमरोहा में है। तो सबसे अधिक नहरों की लंबाई है वो रायबरेली में है और सबसे कम है ज्योतिबा फूले नगर। अब इसमें झीलें देख लेते हैं। झील कौन सी झील कहाँ से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फुल्लर झील पीलीभीत गोमती नदी यहाँ से निकलती है। बखीरा झील है संत कबीर नगर में। करेला लखनऊ और गोविंद बल्लभ पंत है ये सोनभद्र में। एक बार फिर से गोविंद बल्लभ पंत सोनभद्र, करेला लखनऊ, बखीरा संत कबीर नगर, फुल्लर पीलीभीत। उसके बाद है औंधी ताल वाराणसी में, लौंधी ताल सुल्तानपुर में, देवरिया ताल कन्नौज में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, बड़ा ताल शाहजहांपुर में, बेंती नैया झील है प्रतापगढ़ में, जरगो जलाशय मिर्जापुर में, कुंद्रा समुद्र उन्नाव, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, अलवीरा झील कौशंबी, भोजताल सुल्तानपुर, राजा का बांध है सुल्तानपुर में, दरवन झील फैजाबाद, वल्हापारा झील है कानपुर में, बरुआ सागर झील है। बरुआ सागर कहाँ पर है? झांसी में। मदर सागर है महोबा में। दहर झील है हरदोई में। मानसी गंगा इंपॉर्टेंट है गोवर्धन में। और नौह झील है मथुरा में। नौह झील कहाँ पर है? मथुरा में। और मानसी गंगा गोवर्धन में है। उसके बाद है 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू की गई थी। उसके बाद एक ये कि 1959 में यूपी में राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद है हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र 1942 में अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ में है। और इसका जो पुनरुद्धार किया था वो रूस के द्वारा किया गया था। उसके बाद निजी क्षेत्र की इकाइयों में देखें तो रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है। पहले यह आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया था। उसके बाद दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्रीज की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए गैस कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाती है। परियोजना का निर्माण स्थल धीरूभाई अंबानी नगर या गौतम बुद्ध नगर ददरी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, गौतम बुद्ध नगर के ददरी स्थान पर। फिर उसके बाद ये कुछ ताप विद्युत परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आंवला आंवला है बरेली में, औरैया औरैया में, रेहंद सोनभद्र, टांडा अंबेडकर नगर, ऊंचाहार रायबरेली, सिंगरौली सोनभद्र और दादरी गौतम बुद्ध नगर। इसको याद रखिएगा, कई बार ये आप कह सकते हैं कि जोड़ी मिलाने में आ जाते हैं। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि झांसी का जो रामपुर गांव है देश का पहला गांव है जिसने अपना सोलर पावर प्लांट है। तो रामपुर गांव का अपना खुद का सोलर पावर प्लांट है और नॉर्वे की सहायता से उसने तैयार करवाया है। उसके बाद देखिए तो खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश खनिज संपदा देख लेते हैं। तो खनिज संपदा में उत्तर प्रदेश का एक निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। 1974 में, कब 1974 में प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। 1998 में प्रदेश में पहली बार खनिज नीति की घोषणा की गई। कब की गई? 1998 में। और इसके तहत 10 जिलों इलाहाबाद, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्जापुर व सोनभद्र को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया। कितने जिलों को? 10 जिलों को। उसके बाद है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के द्वितीय स्थान पर है। मिर्जापुर जिला बलुआ पत्थर, चूना पत्थर में अग्रणी है। कोयला भंडारण की दृष्टि से 8वां स्थान है। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। बॉक्साइट बांदा और चंदौली में मिलता है। बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है? बांदा और चंदौली में मिलता है। डोलोमाइट मिर्जापुर के कजहार क्षेत्र और बांदा में, डोलोमाइट मिर्जापुर के कजराहर और बांदा क्षेत्र में मिलता है। कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इलाहाबाद सर्वाधिक प्रमुख जिला है। रॉक फॉस्फेट में बांदा, ललितपुर है। फायर क्ले में मिर्जापुर है। फायर क्ले और पायराइट्स में मिर्जापुर है। चाइना क्ले में सोनभद्र है। हीरा बांदा और मिर्जापुर में मिलता है। सोना, शारदा एवं रामगंगा की नदियों की रेत में ललितपुर एवं सोनभद्र के हरदी, कौन से क्षेत्र में? हरदी क्षेत्र में सोना मिलता है। उसके बाद देखते हैं तांबा। तांबा मिलता है ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र। जिप्सम झांसी, हमीरपुर। यूरेनियम ललितपुर। तांबा कहाँ मिलता है? तांबा मिलता है ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में। सोना मिलता है हरदी क्षेत्र में। तांबा मिलता है सोनराई क्षेत्र में ललितपुर जिले के। जिप्सम झांसी, हमीरपुर और यूरेनियम ललितपुर। उसके बाद में एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी में, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में और ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट मिलता है चुनार में। ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट कहाँ पर मिलता है? ये चुनार में। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में और एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी में। कुछ वनों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए वेस्टो वाय द्वारा सामाजिक वानिकी का सर्वोत्तम प्रयोग किया गया था, इसमें मैं आपको बता दूं। और वन महोत्सव 1952 से प्रारंभ किया गया है। और इसका जो नारा था, नारा कई बार पूछा जा चुका है तो सुन लीजिएगा। इसका जो नारा था, वृक्ष का अर्थ है जल, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी का अर्थ जीवन है। ये प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद 2007-8 से ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। वन्य जीव संरक्षण में देखें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय झाड़ियां। और वनों पर आधारित कुछ उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग हैं तो वो देख लेते हैं। बैंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस एवं प्लाईवुड बरेली और नाजीबाद से मिलता है। कागज का प्रमुख केंद्र है सहारनपुर। बीड़ी, चीनी, मिट्टी के खिलौने मिर्जापुर झांसी। कहाँ पर है बीड़ी, चीनी, मिट्टी के खिलौने? यह है मिर्जापुर झांसी। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी। खेल का सामान मेरठ। उसके बाद है राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य इसमें सम्मिलित है। 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी गढ़वाल, नैनीताल में। फिर उसके बाद प्रदेश में गिद्ध एक संकटग्रस्त श्रेणी में है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये इलाहाबाद से मिर्जापुर तक अधिक संख्या में मिलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से मिर्जापुर तक अधिक संख्या में मिलते हैं। एटा के पटना पक्षी विहार को अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? ये है एटा में।
इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। काले हिरण का प्रदेश में संरक्षण किया जा रहा है अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में, इलाहाबाद के मेजा कोराम क्षेत्र में ये अधिक मिलते हैं। उसके बाद है वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान, 2 टाइगर रिजर्व, 2 प्राणी उद्यान, 11 वन्य जीव विहार और 13 पक्षी विहार है। कानपुर व लखनऊ में प्राणी उद्यान की स्थापना की गई है। एक प्राणी उद्यान अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी पीलीभीत जिले में है। इसे 1977 में स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से, तो 2 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा और पीलीभीत। 1968 में दुधवा स्थापित किया गया था। 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अब वन्य जीव और वन्य विहार देख लेते हैं। तो चंद्रप्रभा चंदौली में है, सबसे पुराना 1957 में। किशनपुरा दुधवा राष्ट्रीय पार्क है लखीमपुर खीरी में। किशनपुरा दुधवा राष्ट्रीय पार्क है लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट है बहराइच में। कतरनिया घाट कहाँ पर, बहराइच में। रानीपुर चित्रकूट में। राष्ट्रीय चंबल इटावा कैमूर सोनभद्र। महावीर स्वामी है ललितपुर में, यह सबसे छोटा है। सुहागीवरवा ये महाराजगंज में है। सुहेलवा श्रावस्ती और कछुआ वाराणसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कछुआ वाराणसी, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रों पर विस्तृत हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका विस्तार मेरठ मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद जिले में है। कहाँ पर है, मेरठ मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिले में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और बब्बर शेर सफारी पार्क कहाँ पर है, ये इटावा में है। बब्बर शेर सफारी पार्क इटावा में है। पक्षी विहार देखें तो नवाबगंज पक्षी विहार सबसे पुराना, ये उन्नाव में है। 1984 में स्थापित किया गया था नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। बखीरा बस्ती या संत कबीर नगर, समान मैनपुरी, पार्वती अरंगा गोंडा या फिर जयप्रकाश नगर, विजय सागर महोबा हमीरपुर। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, एटा में है। और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार एटा में। ये नाम जैसा लगता है जैसे बिहार में होगा, पर ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। सुरहाताल लोकनायक भी बोलते हैं इसको, सुरहाताल पक्षी विनायक पक्षी को बोलते हैं लोकनायक पक्षी विहार को। उसके बाद ये सुरहाताल पक्षी विहार है बलिया में। लाख बहोसी कन्नौज में है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी कन्नौज। भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ कुंडा में। सांडी हरदोई में। समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। सूर सरोवर है आगरा में। और ओखला गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में। ओखला कहाँ पर है, ओखला गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद यह है कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने हेतु ताज ट्रैपोजियम परियोजना की शुरुआत की गई थी 1999 में। परिवहन तंत्र की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान में है। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकरण का गठन हुआ था। और 2001 में, याद रखिएगा इसको, 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। उसके बाद प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। प्रदेश में इसकी लंबाई 756 किलोमीटर है। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से महाराष्ट्र के पश्चात यूपी का दूसरा स्थान आता है। और वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, प्रदेश में इसकी लंबाई 125 किलोमीटर है। कितनी है, 125 किलोमीटर है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 756 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे 6 लेन सड़क है जो नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर है। कितनी है, 165 किलोमीटर है। लखनऊ व आगरा के मध्य जो 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, कौन सी है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, वो 302 किलोमीटर है। कितना, 302 किलोमीटर है। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे का जो पूर्व नाम था, पहले वो ताज एक्सप्रेसवे था। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा से गुजरता है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस में जो बौद्ध स्थलों को यहाँ पर शामिल किया गया है वो है कौशाम्बी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ के अलावा बिहार के गया, राजगीर और वैशाली और पटना क्षेत्रों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। रेल परिवहन में उत्तर प्रदेश
रेल संजाल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। देश में कुल रेलवे जोन की संख्या 17 हो गई है और इसमें से 5 रेलवे जोन हैं वो उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। 2 रेलवे जोन जो पूर्वोत्तर रेलवे जोन है वो गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे जोन है वो इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन में 9 मंडल है। इसमें से सबसे छोटा रेल मंडल मुगलसराय है। भारतीय रेलवे प्लेट में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ पर है? मुगलसराय में है। उसके बाद वायु परिवहन में देख लेते हैं। कुल जो ये जो हवाई अड्डे हैं, कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। 11 है, एक बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। खेरिया कहाँ पर है? खेरिया आगरा में है। चकेरी कानपुर में है। फुर्सतगंज कहाँ पर है? ये रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। बमरौली इलाहाबाद में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, बमरौली इलाहाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे बावतपुर भी कहते हैं, ये वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी कहते हैं इसको, ये लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली इलाहाबाद में है। उसके बाद सांस्कृतिक पहलू देखें तो चित्रकला में मध्यकाल में चित्रकला की प्रमुख शैली मुगल या आगरा शैली का जन्म हुआ, जिसकी नींव किसने डाली थी? हुमायूं ने डाली थी। जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। उसके बाद ही एक बार देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। रामलीला भवानी चरण योग का सुप्रसिद्ध चित्र है। अब्दुल समद के चित्र को गुलशन चित्रावली में संकलित किया गया है। कहाँ पर संकलित किया गया है? गुलशन चित्रावली में। जहांगीर ने आगरा में आगरा रिजा के नेतृत्व में चित्रशाला बनवाया था। उसके बाद मेरठ निवासी चमन ने चित्रकला एवं बूंदी कला में 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित कर विख्याति प्राप्त की है। उसके बाद अमृता शेरगिल गोरखपुर की एक ख्याति प्राप्त चित्रकार है। और उसके बाद है संगीत में देखें तो बुद्ध के समकालीन कौशंबी नरेश बीड़ा बजाने में दक्ष थे। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ है। इन्होंने ख्याल गायन शैली को विकसित किया था और सितार और तबले का आविष्कार किया था। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था, किंतु इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में बिताया। इनके शिष्य तानसेन थे। इनको ध्रुपद धमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? हरिदास को ध्रुपद धमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। इनके शिष्य थे तानसेन। मथुरा में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद मेले का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? मथुरा में। ध्रुपद मेले का आयोजन मथुरा में होता है। उसके बाद जौनपुर के हुसैन शाह सरकी ने बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया था। बैजू बावरे का जन्म गुजरात में हुआ था। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। और 1857 में सांस्कृतिक विभाग की यूपी में स्थापना की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। भातखंडे राष्ट्रीय संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। उसके बाद है ललित कला अकादमी लखनऊ की जो स्थापना की गई थी वे 1962 में की गई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया था। कौन सा? भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975 में स्थापित किया गया था। और ये आरओ 2016 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं संगीत और इनके प्रसिद्ध घराने, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हम गलत कर देते, तो एक बार इसको सुन लेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। तो आगरा घराने से संबंधित कौन थे? अलखदास और मलूकदास। लखनऊ घराने से संबंधित थे बिंदादीन, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां। और ये खुर्शीद अली खां लखनऊ के ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। शंभू महाराज और बिरजू महाराज। शंभू महाराज, बिरजू महाराज और खुर्शीद अली खां ये किससे थे? लखनऊ घराने से। शंभू महाराज, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से थे।
उसके बाद है किराना घराना। तो किराना घराना से थे, किराना घराना है मुजफ्फरनगर में, और इससे थे बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ौदकर और भीमसेन जोशी। इंपॉर्टेंट है, भीमसेन जोशी पूछा जा सकता है कहाँ से थे, और गंगूबाई, ये दोनों किराना घराना से थे। अब बात आती है बनारस घराने की। तो बनारस घराने से थे छन्नू लाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, और गुदई महाराज को समता प्रसाद मिश्र भी कहते थे, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, जिसमें से सितारा देवी, गिरजा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस घराने से संबंधित है। उसके बाद भिंडी बाजार घराना, ये मुंबई में है। तो मुरादाबाद के छज्जू खां आदि कि जो मुंबई में बस गए थे, तो उन्होंने इस घराने की स्थापना की थी। तो लता मंगेशकर और अली खान ने भिंडी बाजार घराने से शिक्षा ली है। इलाहाबाद का कोई अपना घराना नहीं है, किंतु संगीत की विभूतियों का संबंध इलाहाबाद से है, जैसे कि केसरबाई, जानकी बाई, छप्पन छुरी के भी नाम से जानते थे जानकी बाई को। ये कहाँ से थी? ये इलाहाबाद से थी। अब कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र है। तो किशन महाराज है तबला वादक में, गुदई महाराज जो समता प्रसाद है वो वही तबला वादन में है, अनोखे लाल मिश्र तबला वादन में, कोदोई सिंह पखावज में, और शंभू महाराज कत्थक में, ब्रिजू महाराज कत्थक में, अच्छन महाराज है ये भी कत्थक में, बिंदादीन कत्थक, श्रीमती एन राजम ये है वायलिन में। बनारस घराने से थी पंडित रविशंकर, इम्पोर्टेंट है। सितार से हैं और ये बनारस घराने से थे। बिस्मिल्ला खां सहनाई से थे और ये भी बनारस घराने से थे। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य में, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कत्थक, और नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कत्थक का विकास हुआ था। अब कुछ लोक नृत्य है और उनसे संबंधित क्षेत्र है, तो ये देख लेते हैं। चरकुला ब्रज का क्षेत्र है, कठघोड़वा पूर्वांचल का, ख्याल बुंदेलखंड का, रास नृत्य ब्रज का, झूला नृत्य है ये भी ब्रज का है, धोबिया ये पूर्वांचल धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नटवरी पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा, सौरा नृत्य होता है बुंदेलखंड के कृषकों के द्वारा, धुरिया नृत्य होता है बुंदेलखंड के प्रजातीय समुदाय के कुम्हारों द्वारा, राय नृत्य होता है बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा, दीप नृत्य होता है बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा, देवी है बुंदेलखंड की, कार्तिक है बुंदेलखंड का, कर्मा एवं शीला है ये मिर्जापुर व सोनभद्र की, जो खरवारजन जनजाति जाति है उसके द्वारा कर्मा व शीला नृत्य किया जाता है मिर्जापुर व सोनभद्र में। धीम्बर पूर्वांचल में कहार वर्ग के द्वारा, कालाबाजी अवध क्षेत्र का नृत्य है, मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, ढरखरी सोनभद्र की जनजातियों का नृत्य है, छोलिया नृत्य है राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है, जोगनी नृत्य है अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है जोगनी नृत्य, और चौरसिया नृत्य किया जाता है जौनपुर के कहारों द्वारा, पाई डंडा किया जाता है बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा। उसके बाद प्रमुख लोकगीत है, तो कजरी मिर्जापुर वाराणसी का, आल्हा बुंदेलखंड महुआ का, इसूरी फाग है बुंदेलखंड का, होरी और रसिया है ब्रज क्षेत्र का बरसाना का, चैती चैता पूर्वांचल का, होली गीत या झूला गीत है ये वृंदावन का, बिरहा भोजपुर का और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का। उसके बाद सोहरा पूर्वांचल का, विशेषता ये अवध का है, लावड़ी व बेहतरवील ये रुहेलखंड का है, ढोला व रागनी पश्चिमी क्षेत्र का है, और मल्हौर ये कौरवी क्षेत्र का है। उसके बाद प्रमुख मेले देख लेते हैं, तो राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में, उसके बाद कानपुर में, और सबसे कम मेले जो लगते हैं वो पीलीभीत में लगते हैं। बटुकेश्वर मेला लगता है आगरा में, नौचंदी मेला लगता है मेरठ में, ददरी मेला लगता है बलिया में, सोरो मेला लगता है कासगंज में, गोला गोरखनाथ मेला लगता है खीरी में, देवी पाटन मेला लगता है गोंडा में, और देवा शरीफ मेला लगता है बाराबांकी में। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नगकटैया मेला लगता है वाराणसी में, सैयद सलार मसूद मेला लगता है बहराइच में, गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर में, ध्रुपद मेला लगता है वृंदावन में, कैलाश मेला लगता है आगरा में, शाकंभरी देवी मेला लगता है सारंगपुर में, संत हाजी बारिश अली शाह मेला लगता है देवा शरीफ बाराबांकी में,
हरिदास जयंती मेला लगता है वृंदावन में, माघ मेला लगता है इलाहाबाद में, कालिंजर मेला लगता है बांदा में, झूला मेला लगता है वृंदावन में, कंस मेला लगता है मथुरा में, श्रृंगेरी रामपुर मेला लगता है फर्रुखाबाद में, शिल्प मेला लगता है इलाहाबाद में और देव छठ मेला लगता है मथुरा में। उसके बाद कुछ प्रमुख उत्सव हैं, जैसे कि सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है आगरा में, ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है आगरा में, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, कबीर महोत्सव मगहर में, झांसी महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, ये आयुर्वेदिक महोत्सव है। कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। कजली महोत्सव मिर्जापुर में, सैफई महोत्सव इटावा में, और ये सैफई महोत्सव है इटावा में जनवरी में मनाया जाता है। कपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, गंगा महोत्सव इलाहाबाद व वाराणसी में, यमुना महोत्सव मथुरा में, कल्की महोत्सव संभल में, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल इलाहाबाद और लठमाल होलिका उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मथुरा में। तो कुछ देखिए, 10 दिसंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना हुई थी और जो पहली फिल्म थी आलम आरा के जो निदेशक थे बीपी मिश्र, वो देवरिया के थे। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें कुछ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मालिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। उसके बाद है जापान की सहायता से जो मैत्रेय परियोजना चलाई जा रही, वो बौद्ध परिपथ के निर्माण हेतु बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी और श्रावस्ती सम्मिलित है। किसके सहयोग से चलाई जा रही है? जापान के सहयोग से। कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? मैत्रेय परियोजना। उसके बाद कुछ प्रमुख विश्व धरोहर शामिल राज्य हैं, जैसे कि स्मारक फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, ताजमहल, धमेक स्तूप जो गुप्तकालीन है, सारनाथ वाराणसी में है। अयोध्या में जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। कनक भवन अयोध्या में है। आगरा मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा केंद्र है। 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। कपिलवस्तु, तो इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा नामक स्थान में की गई। इसकी पहचान साक्य गणराज से की गई है। लुम्बिनी की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, वर्तमान में नेपाल में है, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो यह बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर है। घोषित राम विहार यहीं पर है। कुशीनगर में रामाभर स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है। कालपी की बात करें तो कालपी जालौन जिले में बीरबल का जन्म स्थल है। उसके बाद हुलासखेड़ा, ये लखनऊ में स्थित है और यहाँ 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बिठूर कानपुर में है। यहीं पर रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम है। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त तीर्थ। नैमिषारण्य, ये सीतापुर में है। महर्षि दधीची ने यहाँ अपनी अस्थियां दान की थी और ये ऋषियों की 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। गोलक गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में है। देवा शरीफ बाराबांकी में है। और उसके बाद चित्रकूट कादमगिरी का पर्वत पर है। किस पर है? कादमगिरी पर्वत पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चित्रकूट कादमगिरी पर्वत पर स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं तो दशावतार मंदिर ललितपुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर ये देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद में है। बारह मंदिर एटा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। देवी पाटन मंदिर है तुलसीपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। चंद्रोदय मंदिर है वृंदावन में, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। बासुकी या बीड़ी माधव मंदिर है इलाहाबाद में। पाताल मंदिर इलाहाबाद में है। भारत माता मंदिर इम्पोर्टेंट है, ये वाराणसी में है। और रत्नागिरी मंदिर फैजाबाद में है। उसके बाद कनक भवन मंदिर ये अयोध्या में है। कामतानाथ मंदिर चित्रकूट में है। राजा सुहेल देव मंदिर बहराइच में है। और ये भर्तृहरि मंदिर मिर्जापुर में है। कुंतेश्वर मंदिर बाराबांकी। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। राम जानकी मंदिर कुशीनगर। औघड़नाथ मंदिर मेरठ। और शाकंभरी देवी मंदिर ये कहाँ पर है? ये सहारनपुर में है।
उसके बाद कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिसमें निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर में बरन नामक स्थान के निवासी थे। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज में, टोडरमल सीतापुर में, अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। बीरबल का जन्म जालौन कालपी में हुआ था। शेख फैजी का जन्म हुआ था आगरा में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके बाद और इनके बचपन का नाम मनु था। बाजीराव इन्हें छबीली कहते थे। उसके बाद 18 जून 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। नाना साहब के बारे में देखें तो इनका प्रारंभिक नाम, नाना साहब का प्रारंभिक नाम गोविंद था। परिवार वाले इनको धोधो पंथ या घोड़ो पंथ के नाम से चर्चित थे। पालन पोषण इनका बाजीराव द्वितीय ने बिठूर में किया था। बाजीराव इन्हें प्यार से नाना कहते थे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया था। अंततः ये नाना साहब नेपाल भाग गए थे। उसके बाद तात्या तोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब की फौज के सेनापति थे ये। इनका पालन पोषण भी बिठूर में हुआ था और पेशा बाजीराव द्वितीय के ये संरक्षण में थे। उसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था और फांसी इनको गोरखपुर में दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भवरा अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मृत्यु उनकी इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। सर सैयद अहमद खान का जन्म तो दिल्ली में हुआ था। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में बनारस में हुआ था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने मेजर ह्यूस्टन को गोली मारी थी। किसको गोली मारी थी? मेजर ह्यूस्टन को। चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म इलाहाबाद में 1861 में हुआ था। 1919 के अमृतसर व 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी व स्वराज पार्टी का गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बनाए गए थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था और 1946 में अंतरिम सरकार के ये प्रधानमंत्री बने। उसके बाद रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ। सूरदास का जन्म मथुरा में और सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगलसराय में हुआ। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के पास राजापुर गांव में हुआ। बचपन में इनका नाम था राम बोला। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ आगरा में। नजीर अकबरबादी का जन्म हुआ आगरा में। चकबस्त लखनऊ से है। उसके बाद फिराक गोरखपुर से है। फैजी आजम है आजमगढ़ से। जोश मलिहाबाद से। जिगर मुरादाबाद से। उसके बाद है महाजनपद और उनकी राजधानी। तो काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी, क्षेत्र भी वाराणसी। वत्स है कौशाम्बी इलाहाबाद। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। मल्ल की कुशीनगर, देवरिया या फिर ये गोरखपुर का है। पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी। अभी ये जो प्लेस है वो कहाँ पर है? बरेली, बदायूं या फर्रुखाबाद में। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा जो मथुराई है। और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ क्या है? मेरठ दिल्ली और अभी थानेश्वर। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रांतिकारियों को फांसी के स्थान कई बार पूछ लिया जाता है। तो अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी फैजाबाद में। रोशन लाहिड़ी को फांसी दी गई थी नैनी इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। एक बार मैं फिर से बता दूं, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन लाल को नैनी में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। उसके बाद ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इनका भी स्थापना वर्ष कभी कभी पूछ लिया जाता है तो देख लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना वर्ष है 1887 में। ठीक है, 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1875 में। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हुई थी 1996 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट ये है, उत्तर प्रदेश के में 7 मेडिकल कॉलेज है। नैनी इलाहाबाद में 2000 में काशीराम विश्वविद्यालय बांदा में जो काशीराम विश्वविद्यालय है 2009 में हुआ थी उसकी स्थापना। और 1989 में उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। उसके बाद ये है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, और जिसके संपादक थे जुगल किशोर थे, और वो कहाँ से थे, वो थे कानपुर से। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक जोन में बांटा गया है। पूर्वी में 28 जिले हैं, पश्चिमी में 30 जिले हैं, केंद्रीय में 10 जिले हैं, और बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। ठीक है, तो इसके बाद औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से पश्चिमी क्षेत्र सबसे विकसित है एवं सबसे कम विकसित है। कौन सा? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। औद्योगिक स्थिति देखें तो औद्योगिक विकास की छठी योजना में सर्वाधिक वृद्धि रही, वो थी 11.81%। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र में है। उसके बाद रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। नौवीं योजना थी, नौवीं योजना में औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही। ये कितनी थी? 4.3 थी। नौवीं योजना में औद्योगिक दर नकारात्मक रही। उसके बाद 12वीं योजना में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य जो 11.2 था। सबसे कम 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, कितना? -4.3। उसके बाद क्या है कि मथुरा में मलमल की छपाई का काम किया जाता है। उसके बाद गन्ना परिक्षेत्र की बात करें तो 9 गन्ना परिक्षेत्र हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, मुरादाबाद, देवीपाटन, बरेली और गोरखपुर देवरिया। उसके बाद है अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापगढ़ देवरिया में अपनी पहली चीनी मिल स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? प्रतापगढ़ देवरिया में। अब कुछ इम्पोर्टेंट ये औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये देख लेते हैं। तो अफीम का कारखाना कहाँ पर है? मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। अफीम का कारखाना है गाजीपुर में। ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़ में। कत्था उद्योग बरेली में। वैंत एवं छड़ी संबंधी उद्योग है वो भी बरेली में। एग्रो पार्क है लखनऊ व वाराणसी में। निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव में। ट्रांस गंगा परियोजना उन्नाव। ग्रोथ सेंटर मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बिजौली और दिव्यापुर। कृत्रिम रबर का कारखाना है मोदीनगर में। और पॉलीफाइबर है बाराबांकी में। उसके बाद चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। पीतल के बर्तन मुरादाबाद। कास्ट की जो नक्काशी होती है वो सहारनपुर में होती है। कास्ट पादुकाएं जो कई बार पूछा गया है वो पीलीभीत में बनाई जाती है। इत्र और एवं तेल तो कन्नौज का आपको पता ही है। रामपुर के चाकू फेमस है। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर में है। और सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? तो सीमेंट उद्योग यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमेंट उद्योग है चुनार मिर्जापुर, डल्ला सोनभद्र और चुर्क सोनभद्र में। खेल का सामान आगरा मेरठ। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद। एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट। उर्वरक उद्योग आंवला बरेली और फूलपुर इलाहाबाद। कहाँ पर? ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। उर्वरक उद्योग है आंवला बरेली और फूलपुर इलाहाबाद। लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी में। और दिया सिलाई उद्योग है बरेली सहारनपुर। दिया सिलाई उद्योग कहाँ पर है? बरेली सहारनपुर। छपाई का काम होता है, छपाई फर्म है फर्रुखाबाद में। उसके बाद राजस्व प्राप्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए 1953 में उत्तर प्रदेश में जोत की चकबंदी अधिनियम पारित हुआ था, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और 1954 में चकबंदी योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? व्यापार कर। और इसी के
उत्तर प्रदेश में व्यापार के कुल 20 जोन है, जिसमें सर्वाधिक बड़ा जो व्यापार कर संग्रह होता है वो लखनऊ से होता है, सबसे कम होता है झांसी से। ठीक है, तो लखनऊ जोन से सर्वाधिक कर प्राप्त होता है, सबसे कम कर प्राप्त होता है झांसी से। 2009 में चेक पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 2009 में। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? वो पश्चिमी क्षेत्र में है। सर्वाधिक विद्युतीकृत गांव कहाँ पर है? वो भी पश्चिमी क्षेत्र में है। अब ये देखिए ना, जो एनसीआर दिल्ली, एनसीआर आगरा, लखनऊ, आगरा, मेरठ, ये आपका नोएडा, ये सब पश्चिमी में है। तो अगर इस तरीके के कुछ भी आते तो आप थोड़ा सा मन से भी लगा सकते हैं कि पश्चिमी है। सर्वाधिक साक्षरता दर बुंदेलखंड में है 60%। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक साक्षरता दर 60% बुंदेलखंड में है। उसके बाद अगर कृषि जोतों का औसत आकार देखें तो सर्वाधिक बुंदेलखंड में है और सबसे कम पूर्वी में है। सर्वाधिक लिंगानुपात क्रमशः सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूर्वी क्षेत्र में है, फिर केंद्र में है, फिर पश्चिम में है, फिर उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जनगणना देख लेते हैं। जनगणना से कई सवाल सीधे सीधे बन जाते हैं। जनगणना में देखें तो प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का 16.51% है। कितना है? प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का 16.51% है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 52.29%। कितना है? 52.29%। और महिलाओं का प्रतिशत है 47.71%। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या है 22.3%। देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की जो प्रतिशतता है वो है 18.63%। देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता 18.63% और प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का 16.51% है। उसके बाद है देश की कुल आबादी, शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितनी है? 11.79%। महाराष्ट्र के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। विश्व के संदर्भ में देखें तो जनसंख्या चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आता है। इसके पहले ये 6वें स्थान पर था। इस दौरान ब्राजील से ये पीछे छूट गया है। तो किसके से? ब्राजील से पीछे छूट गया है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.51 लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देश की कुल क्षेत्रफल क्या है? 7.33% ही है। अब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़ और फिर लखनऊ। तो ये हो गया अमगल। क्या हो गया? अमगल। तो इसको अमगल से अगर आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। AMGAL, अमगल याद रख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, ये है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। कौन कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी किसमें है? आज में। कौन सा है? आज। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी किसमें है? आज में। आज में क्या है? इलाहाबाद है, आजमगढ़ और जौनपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आज में है इलाहाबाद, आजमगढ़ और जौनपुर। सबसे कम ग्रामीण आबादी किसमें है? तो ये GMH में है। किसमें है? GMH में है, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर में। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आज में है इलाहाबाद, आजमगढ़ और जौनपुर में। और सबसे कम ग्रामीण आबादी किसमें है? गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर में। सर्वाधिक शहरी आबादी है गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर में। सर्वाधिक शहरी आबादी कहाँ कहाँ पर है? गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर में। और सबसे कम शहरी आबादी है श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी में। सबसे कम शहरी आबादी है श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी में।
उसके बाद एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। अब अगर शिशु जनसंख्या की बात करें तो 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है। कितना है? 15.41% है, जो 2001 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो 3.59 की यहाँ पर गिरावट आई है। कितनी की गिरावट आई है? 3.59 की। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ष में जनसंख्या सर्वाधिक है बहराइच में 18.77% और सबसे कम है कानपुर में 11.13%। सर्वाधिक बाल जनसंख्या है ग्रामीण कहाँ पर है? यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या है वो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन द्वीप और अंडमान निकोबार में है। उसके बाद 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का जो लिंगानुपात देखा गया तो लिंगानुपात 2001 में 916 था, जो घटकर 2011 में 902 हो गया, जिससे 14 अंक की कमी आई। तो लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? वो 902 है। और कितने की कमी आई है? 14 अंक की कमी आई है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि हुई है 139 की, 139 पॉइंट की यहाँ पर वृद्धि हुई है। भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का जनघनत्व है 382। उसके बाद हम देखें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से? गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। GVL से भी अगर आप इसको याद रखें तो चल जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? सबसे ज्यादा जनघनत्व है गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत कबीरदास नगर। और सबसे कम जो जनघनत्व है वो है ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, महोबा। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा में सबसे कम जनघनत्व है। साक्षरता देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.70% है। कितनी है? 67.70% है। पुरुष साक्षरता है 77.30% और महिला साक्षरता है 57.20%। 2001 से 2011 के दौरान 11.4 की वृद्धि हुई है औसत साक्षरता में। और राष्ट्रीय औसत साक्षरता देखें तो ये 5.3 से कम है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके बाद कानपुर नगर, औरैया और इटावा। सबसे कम साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से? तो सबसे कम साक्षरता वाले 5 जिले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। और 2001 से 2011 के बाद देखें तो 14 अंक की लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत। उसके बाद है कानपुर, बांदा, मथुरा और फिर चौथे नंबर पे है औरैया। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाले जो जिले हैं वो गाजियाबाद, लखनऊ, फिर उसके बाद कानपुर नगर है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। और इसके बाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो वैधानिक नगर हैं, आबादी के घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद। अनुसूचित जनजाति की देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो 20.7 है। यहाँ पर अनुसूचित जातियों की संख्या की बात कर रहे हैं। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जनजाति की संख्या प्रतिशत है 8.6%। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या पे अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 0.6% है। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत हो गया। भारत की कुल जनसंख्या पे अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 8.6% है और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या पे अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 0.6% है।
सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो कहाँ पर मिलती है, वो सोनभद्र, बलिया और देवरिया में मिलती है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति बागपत, कन्नौज व बदायूं में मिलती है। और उसके बाद यूपी की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। थारू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। इसका संबंध किरात वंश से है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन होता है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें बजहर नामक त्योहार का प्रचलन होता है। ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये गोरखपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। उसके बाद थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा भी है। और इस प्रकार के विवाह में जो भोज दिया जाता है उसे बोलते हैं लठ भरवा भोज। क्या बोलते हैं? लठ भरवा भोज दिया जाता है विधवा विवाह के समय में। उसके बाद हम देखते हैं बुक्सा जनजाति मुख्यतः बिजनौर व आगरा में पाई जाती है। इस जनजाति में काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी होती है। माहीगीर जनजाति, यह एक बिजनौर जिले के नाजीवाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं और इस जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्यतः मछली पालन होता है। खरवाड़ जनजाति, यह जनजाति मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के इर्द गिर्द निवास करती है। इस जनजाति में कर्मा नामक नृत्य प्रचलित है। कौन सा नामक? कर्मा नृत्य प्रचलित है। किसमें? खरवाड़ जनजाति में। उसके बाद ये है कि उत्तर प्रदेश के जालौन और फैजाबाद में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। उसके बाद कुछ जनजाति हैं और जनपद हैं। तो पहरिया, बैगा, अंगरिया, पठारी, भुइया, भुनिया, ये सारी जनजाति कहाँ मिलती है? ये सोनभद्र में मिलती है। पंखा और पनिका सोनभद्र मिर्जापुर में, चेरो सोनभद्र एवं चंदौली में, खरवार खैरवार देवरिया सोनभद्र बलिया गाजीपुर एवं वाराणसी में, सहरिया जनजाति मिलती है ललितपुर में। उसके बाद धर्म आधारित जनसंख्या देखें तो सर्वाधिक हिंदू धर्म की जनसंख्या और सबसे कम जैन धर्म के मानने वाले की संख्या है। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में देखें तो सर्वाधिक है हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर ईसाई, फिर जैन। सबसे कम जैन, सर्वाधिक हिंदू। सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म में है 93.2% और सबसे कम है मुस्लिम में। सर्वाधिक लिंगानुपात है ईसाई धर्म में और सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर है सिख धर्म में। इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से यूपी में थे 2, बीरबल कालपी और टोडरमल। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 10 यूपी से थे। उसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस अधिवेशन 9 बार यूपी में हुआ। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों का मुकदमा चंद्रभान गुप्त के द्वारा लड़ा गया था। कैंची मेरठ, खड़ाऊ पीलीभीत, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, कारपेट भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चाकू रामपुर। उसके बाद नाइट सफारी है, नाइट सफारी नोएडा में, लायन सफारी इटावा में, खाद पार्क नोएडा, मेगा फूड पार्क कानपुर और टोकरी पार्क कानपुर। उसके बाद प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में, रेलवे कोच बरेली, फर्टिलाइजर फूलपुर, कृत्रिम अंग का निर्माण होता है कानपुर में, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर। खगोलीय पार्क है लखनऊ में, एप्रेक पार्क है गोरखपुर कानपुर, लेदर पार्क और संवर्धन पार्क है आगरा में, नॉलेज पार्क नोएडा, मेगा फूड पार्क जगदीशपुर कानपुर, इको पार्क लखनऊ और नाइट सफारी बोर्ड नोएडा। इसके अलावा नक्काशीदार कास्ट शिल्प मैनपुरी सहारनपुर, बिजनौर बुलंदशहर मिर्जापुर, मृतिका शिल्प खुर्जा, खेलकूद का सामान मेरठ, ढलवा घंटियां ये मिलती है जलेसर एटा, पीतल के बर्तन मुरादाबाद और विद्युत उत्पाद टांडा अंबेडकर नगर। उसके बाद उत्पाद और जिला, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, पीतल की मूर्तियां मथुरा, दिया सलाई बरेली, चूना पत्थर सोनभद्र, कांच बालू या सीसा बालू इलाहाबाद, तांबा यूरेनियम ललितपुर, नॉन स्टॉक प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर, तेल शोधन मथुरा, कालीन भदोही, एल्यूमिनियम सोनभद्र, उर्वरक इलाहाबाद, कानपुर, अमेठी झांसी, कागज सहारनपुर, कास्ट पादुका पीलीभीत, जरी बोली रेशम जरी वाराणसी, बांसुरी पीलीभीत, ब्लैक पाठरी आजमगढ़, टेराकोटा गोरखपुर और डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। उसके अलावा है टॉय सिटी है ग्रेटर नोएडा में,
वेब सिटी ग्रेटर नोएडा, साइबर सिटी कानपुर, सीजी सिटी लखनऊ, टेक्सटाइल सिटी लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा आगरा, निकिडा सिटी कानपुर उन्नाव के बीच में, ट्रॉनिका सिटी कानपुर गाजियाबाद, प्लास्टिक सिटी कानपुर जौनपुर औरैया और हेरिटेज सिटी वाराणसी आगरा। उसके अलावा जलप्रपात बनाने वाली नदियां हैं सोन, टोंस, बेलन। भागीरथी की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो अलकनंदा और सर्वाधिक प्रदूषित नदी यूपी में यमुना। सीमा बनाने वाली जो नदियां हैं वो हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है यमुना नदी, लखीमपुर बहराइच की घाघरा नदी, पीलीभीत नेपाल की शारदा नदी और एमपी यूपी राजस्थान की चंबल नदी। काली नदी के तट पर है अतरंजी खेड़ा एटा, गंगा नदी के तट पर है कामपिल्य फरुखाबाद, चुनार मिर्जापुर, सूर सरोवर कीठम जिला आगरा में, कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सोनभद्र में। सबसे पहला या पुराना वन्य जीव है चंद्रप्रभा चंदौली में है, सबसे बड़ा हस्तिनापुर है और सबसे नया है कछुआ। उसके अलावा ये हम सब देख चुके हैं। यूपी का सबसे ऊंचा बांध है कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है चंद्रोदय मंदिर। साइकिल ट्रैक लखनऊ में है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा। उसके बाद तो ये सब इसमें यहाँ पर ये यूपी स्पेशल कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।